हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बीएड्स के नोट हैं जो सेमेस्टर 3 का उसको डिस्कस करेंगे। टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस का ये नोट है। कोर्स नंबर 302 है ये, और यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। यूनिट नंबर 4 मैं अपलोडेड कर रही हूँ। बाकी सबका भी कमेंट है कि जल्दी से हमारे नोट्स भी अपलोड कर दो। कंप्यूटर ख़त्म होने के बाद मैं बायो साइंस के नोट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, और देन फिर बाकी सब्जेक्ट्स की भी। सो थोड़ा वेट रखो, मैं कल तक सभी सब्जेक्ट्स के नोट अपलोड करने की ट्राई करूँगी। सो आप थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि नोट्स बना के वीडियो बना के अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बिना डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। IOTAQB, ये एक क्वेश्चन है कि इसका मीनिंग क्या है। तो IOTAQB का सबसे पहले फुल फॉर्म होती है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बेस्ड टास्क एनालिसिस ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक। ओके, तो ये टिपिकली इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन करते हैं, जिससे हम पर्सन को असेस कर सकते हैं उसके किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे। ठीक है, और हम जानते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव थे और क्या लर्निंग आउटकम रहे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या थे, बेस्ड टास्क एनालिसिस। ठीक है, ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक है, जिससे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी। तो इसमें क्या होता है, हम पता करते हैं कि जैसे टीचर ने जो इंस्ट्रक्शंस दी उसके क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए, और क्या स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम रहा। इस क्वेश्चन बैंक पे हम क्या करते हैं, बेस इसमें हम ये किस पे ऊपर बेस होता है, टास्क एनालिसिस पे बेस्ड होता है। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के। और ये बेसिकली किसी पर्सन की नॉलेज या किसी की स्किल्स को क्या करते हैं, जो असेस करते हैं। ठीक है, उन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। इन क्वेश्चन में क्या होता है, ये टिपिकली ओरिएंटेड होते हैं टूवर्ड्स द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पे ही घूम फिर के ये टोटली बेस्ड होते हैं। ये फोकस करते हैं किसी स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम को। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इंटेंड टू बी अचीव। ठीक है, IOTAQB इज अ बैंक of it include a different types of a question of a different levels according to the performance in order to test the accuracy of the concept facts and principle। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के इसमें क्वेश्चंस होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ MCQ होंगे, शॉर्ट बेस्ड होंगे, फिलअप्स भी होंगे, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए इसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइप ऑफ एक्सपीरियंस द चाइल्ड हैज़ रिसीव थ्रू द लर्निंग अ कंसेप्ट इन ए कंप्यूटर, इसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हम कंप्यूटर के रिलेटेड इससे बात कर रहे हैं। तो इन सिंपल टर्म्स IQTAOB एक क्वेश्चन बैंक है, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चन होते हैं, फॉर असेसिंग दैट कि क्या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, और बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, व्हाट वी टीच, हाउ वी टीच, व्हाट वी टेस्ट, हाउ वी टेस्ट। ठीक है, तो अब इसकी डेवलपमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम इस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस है, तो हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो स्पेसिफिक भी हो, मेजरेबल भी हो, अचीवेबल भी हो, रेलिवेंट भी हो, टाइम बाउंड भी हो इसमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर हम उस पर क्या करते हैं, टास्क एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर देते हो, फिर आप उस पर टास्क एनालिसिस करते हो, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कोई स्पेसिफिक नॉलेज या स्किल जो रिक्वायर है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, इसमें हम ब्रेक डाउन करते हैं ऑब्जेक्टिव को स्मॉलर स्मॉलर डिफरेंट डिफरेंट टास्क के ऊपर। देन हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस डेवलप करते हैं। हम डेवलप करते हैं क्वेश्चन जो असेस करे किसी स्पेसिफिक नॉलेज को, स्पेसिफिक स्किल को। ठीक है, जो अचीव कर रही है उस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को। तो क्वेश्चन जो बेसिकली होते हैं वो अलाइन किसके साथ कर रहे होते हैं, उस ऑब्जेक्टिव और उस रेलिवेंट टॉपिक के साथ ही। देन हम उन क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, और द बेसिस ऑफ द, आप कह सकते हो, टाइप्स ऑफ अ क्वेश्चन और द लेवल ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, फिर उन क्वेश्चंस पे पायलट टेस्टिंग होती है कि आप इंश्योर करते हो वो सारे क्वेश्चन वैलिड हैं, रेलेबल हैं, क्या वो सैम्पल मतलब आपके ऑब्जेक्टिव से ऊपर बेस्ड है, क्या लर्नर उसके आंसर दे पाएंगे, क्या उनके आंसर पॉसिबल है भी हैं या नहीं है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर उसमें कोई भी एडिशन की ज़रूरत होती है तो हम उन क्वेश्चन बैंक को रिफाइन करते हैं, वापस से ठीक करते हैं, और फाइनलाइज लास्ट में हम क्वेश्चन बैंक को तैयार कर देते हैं। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस ये थी कि ये मेजर करता है लर्नर की अंडरस्टैंडिंग, कि क्या टॉपिक के बाद लर्नर ने क्या सीखा, आप इवेल्युएट करते हो लर्नर को। ठीक है, दूसरा ये होता है कि आप उसको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करता है लर्नर को फीडबैक फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन मटेरियल।
ठीक है। थर्ड चीज़ होती है, हम इससे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को भी एनहांस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बैंक क्या होता है, टास्क एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होता है, तो ये हेल्प करता है एडुकेटर को भी और ट्रेनर को भी कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ उसका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अच्छा नहीं था और कहाँ उसको इम्प्रूव करना चाहिए खुद को, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, ये इनकरेज करता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के ऊपर। ये फीडबैक उनको मिलता है तो वो क्वेश्चन बैंक क्या है, आपको इनकरेज करता है कि आप खुद से भी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ो। सपोर्ट करता है ऑन गोइंग असेसमेंट, आप साइड बाय साइड ऑन गोइंग असेसमेंट कर सकते हो जिससे लर्नर की प्रोग्रेस और अंडरस्टैंडिंग को आप जज कर सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को भी, हॉट्स टाइप क्वेश्चन भी होते हैं इनमें, तो बच्चे की ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को भी प्रमोट आउट करता है। ये एक्टिव लर्निंग को एंगेज करता है कि अब क्वेश्चन कोई पूछेगा तो बच्चे आंसर भी देंगे, तो एक्टिवली इसमें बच्चा पार्टिसिपेट भी करता है। नेक्स्ट थिंग इज ये एनहांस करता है इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी, ठीक है। प्रॉपर फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, क्या हेल्प करता है एडुकेटर को एडजस्ट करने के लिए उनके इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी को, ताकि वो बच्चे के अकॉर्डिंग मीट कर सके। लाइक अगर कोई बच्चा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा है तो टीचर खुद को उसी लेवल पर रखे और बच्चे के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाए, ठीक है। ये हेल्प करता है कि प्रायोरिटाइज करने को कंटेंट को, ठीक है। फैसिलिटेट करते हैं इसमें लर्निंग असेसमेंट्स भी, और लाइक कि जैसे क्वेश्चन बैंक होता है वो फैसिलिटेट करता है लर्निंग असेसमेंट और प्रोवाइड करता है इवेलुएटिंग कैसे करनी है आपको, ठीक है। सपोर्ट देता है आपको एक एविडेंस में कि जब आप बच्चे का टेस्ट लेते हो तो आपके पास एक एविडेंस होता है कि कैसे आप बच्चे को इवेलुएट कर रहे हो, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग रही, कहाँ पे वो कमी थी, ठीक है। तो घूम फिर के ये आपको भी हेल्प आउट करता है देखने के लिए कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ पा रहे हैं या नहीं, और बच्चा कितना कर पाया है या कितना समझ पाया है, ये चीज़ें भी जानने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज ई इवेलुएशन। ई इवेलुएशन क्या होती है, तो इवेलुएशन एक प्रोसेस होता है किसी को असेस करने का, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी वैल्यू या उसके मेरिट्स को असेस करने का, एनालाइज करने का बंदे को, उसकी कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन और उसको जज करने का, ठीक है। असेस करना किसी को, इवेलुएट करना। अब ई इवेलुएशन का मतलब क्या होता है, इवेलुएशन तो होती है कि किसी को असेस करना, और ई अगर उसके आगे लगा दें तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल टूल की हेल्प से किसी को इवेलुएट करना, ठीक है। यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे ऑनलाइन सर्वे हो गए, डिजिटल असेसमेंट हो गई, डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर हो गए, इनकी हेल्प से आप किसी को जब इवेलुएट करते हो और उसको फीडबैक देते हो, दिस इज अ ई इवेलुएशन, ठीक है। अब लाइक अब क्लास में टीचर टेस्ट ले, ठीक है, तो दिस इज अ इवेलुएशन, क्योंकि उसने आपका टेस्ट लिया आपको जज करने के लिए कि आपको वो टॉपिक आता है या नहीं आता। ई इवेलुएशन मीन्स कि अगर वो टीचर आपका ऑनलाइन क्विज टेस्ट ले और आप उसको ऑनलाइन अटेम्प्ट करो और वो आपको जज करे कि आपको कितना वो टॉपिक आता है कि नहीं आता, तो हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थिंग्स की हेल्प से अगर कोई भी आपको असेस कर रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो इट्स अ ई इवेलुएशन, ठीक है। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है, तो सबसे पहले प्रोसीजर होते हैं कि आपको इवेलुएशन का पर्पस पता होना चाहिए, उसका आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ठीक है। कि आप कंप्यूटर साइंस के कौन से टॉपिक को इवेलुएट कर रहे हो, क्या उसका पर्पस है, क्या देखना चाहते हो आप, ठीक है। दूसरी बात आपको डिटरमाइन करनी है इवेलुएशन की अप्रोच, आपको मेथड सेलेक्ट करना है कि आप कौन से मेथड के थ्रू बच्चे को इवेलुएट करोगे। लाइक अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे को इवेलुएट कर रहे हो तो क्या आपने उसकी कोडिंग स्किल्स को इवेलुएट करना है, क्या आपने उसको किस चीज़ को इवेलुएट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है डेवलप करना ई इवेलुएशन इंस्ट्रूमेंट, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्ट करना है एक स्पेसिफिकली अप्रोच, अब पता करना कि क्या करना है, ऑनलाइन कैसे पेपर लेना है, क्विज बेस में लेना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों को सोचना, ठीक है। फिर क्या करना, पायलट टेस्टिंग करना उस मेथड की, उनको चेक करना कि जब ये बच्चा कोई, मतलब कि आपस में बैठ के अगर आपने क्विज बनाया तो पहले टीचर ही उसका चेक करेंगे क्या वो अच्छे से बच्चे उसमें परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या वो क्लिक होता है, ठीक ढंग से दिख रहा है, जो भी है, ठीक है। फिर होता है कि उनको आगे एनालाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना टूवर्ड्स योर स्टूडेंट, ठीक है। सच एज सॉफ्टवेयर यूजर, वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर, द इवेल्युएशन टारगेट ऑडियंस। अब वो जिसके लिए भी बनाया है आपने आपने बच्चों को अपनी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। आपने फिर उनको डाटा कलेक्ट किया और उनको एनालाइज किया, ठीक है। फिर आपने लास्ट में इंटरप्रेट किया रिजल्ट को कि कैसा रहा रिजल्ट, ठीक है, और कम्युनिकेट किया लास्ट में वो रिजल्ट कैसा था, बच्चों को फीडबैक दिया प्रोवाइड। तो दिस इज अ ई इवेल्युएशन थिंग्स। द नेक्स्ट थिंग इज इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेज आपको पता है, एफिशिएंट हो गया, क्विकली आप टेस्ट ले सकते हो, पेपर्स की ट्रेडिशनल चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। आप बच्चों को इजीली एनालाइज कर सकते हो, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। पेपर की कॉस्ट खत्म हो गई, प्रिंटिंग की कॉस्ट खत्म हो गई पोस्टेज कॉस्ट खत्म हो गई,
असेसिबिलिटी, अगर सपोज करो आप घर बैठे भी बच्चों का टेस्ट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेट्स भी कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हो, ओपन एंडेड भी दे सकते हो और शॉर्ट बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकते हो। रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है, जैसे ही बच्चा पेपर खत्म करता है उसको उसी टाइम उसका रिजल्ट मिल जाता है, उसको उसी टाइम उसका फीडबैक मिल जाता है, उसको टीचर की पेपर चेकिंग की वेट नहीं करनी पड़ती और टीचर की भी एनर्जी सेव होती है काफ़ी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज डाटा एनालिसिस ईजिली हो जाती है, पता लग जाता है कि कैसे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रहा, कौन सबसे कम, किसके नंबर आए, किसके सबसे ज़्यादा आए, ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक है। सिक्योरिटी रहती है इसमें कि बच्चे अच्छे से पेपर कर पाते हैं, कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी को नहीं पता होता कोई क्या कर रहा है, सब चीटिंग भी नहीं मार पाते, ठीक है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पेपर नहीं यूज़ करोगे, हार्मफुल पोल्यूशन नहीं होगी, पेड़ नहीं कटेंगे तो एनवायरमेंट को भी कहीं ना कहीं अच्छे से क्या होगा, प्रोटेक्ट करेगा। और लास्ट इज स्केलेबिलिटी, अब ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा जिस दिन कहे कि भाई आज तो मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब थी, आज मैं पेपर नहीं दे पाया, अगर वही पेपर ये ऑनलाइन पॉसिबल होता तो वो जहाँ पे भी होता वो वहाँ से बैठ के एग्जाम दे लेता, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट क्या होता है या यूनिट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो जर्नल क्या होता है, टेस्ट होता है कि मेथड और टूल जो इवेलुएट करता है पर्सन को, उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल्स को, उसकी एबिलिटी को या उसकी परफॉर्मेंस को। टेस्ट जो होता है वो फॉर्मल एक तरह की असेसमेंट होती है जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट पे चेक करती हैं, और हम चेक करते हैं कि जो हमारे लर्निंग आउटकम है वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए, फिर हम उसके बेसिस पे उसको फीडबैक देते हैं और उनकी आगे टूवर्ड्स द वो और प्रोग्रेस कर सकें इस चीज़ में उनको हेल्प आउट करते हैं। अब हमारे पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं। अब इसमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट होता है किसी स्पेसिफिकली आपके पूरे सिलेबस में किसी एक यूनिट का टेस्ट लेना इज ए यूनिट टेस्ट। इन एजुकेशन में यूनिट टेस्ट होता है कि फॉर्म ऑफ असेसमेंट जो इवेलुएट करती है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड द स्पेसिफिक यूनिट और अ टॉपिक जो आपने पूरे कोर्स में कवर आउट किया है, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है यूनिट टेस्ट का, मेजर करना क्या बच्चे को वो टॉपिक या वो यूनिट समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। आया तो कितना आया, या फिर उसमें क्या उसकी वीकनेस है, क्या उस टॉपिक में उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही। तो यूनिट टेस्ट क्या होता है, डिफरेंट टॉपिक्स पे डिपेंड करता है, इसमें आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस भी रख सकते हो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डालो, शॉर्ट डालो, ऐसे बेस्ड डालो, फिलअप्स डालो, ट्रू फॉल्स डालो, वट एवर यू वांट टू ऐड इन दिस यूनिट टेस्ट यू कैन ऐड इट। यूनिट टेस्ट इज लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब आपने पूरी बुक पढ़ी, ठीक है, पूरी बुक में आपने इनपुट डिवाइसेस भी पढ़े, आउटपुट डिवाइसेस भी पढ़े, और आपने नेटवर्किंग भी पढ़ी, ठीक है, एमएस वर्ड भी पढ़ा, पावर पॉइंट भी पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। और अब जब टीचर टेस्ट ले रहा है वो आपको कह रहा है सिर्फ इनपुट डिवाइसेस को पढ़ के आना, तो एक स्पेसिफिक यूनिट था जब हमने उस बच्चे को कहा कि भाई ये यूनिट पढ़ कर आ और हम तेरा इसका टेस्ट लेंगे, ओके, दिस इज अ यूनिट टेस्ट। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हो, तो सबको पता है कि उस यूनिट टेस्ट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या बेसिकली उस यूनिट में हम पढ़ाना चाहते थे उसको हम पहले डिटरमाइन करते हैं। देन हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टाइप चूज करते हैं कि किस किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को हम इसमें लेंगे, ठीक है। लाइक एमसीक्यू डालने हैं, शॉर्ट बेस डालने हैं, लॉन्ग डालने हैं, फिलअप्स डालने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमें डालने हैं और किस किस टॉपिक के लिए डालने हैं, ठीक है। ये चीज़ डिसाइड होगी, उसके बाद आप क्या करते हो, क्लियरली और कंसाइजली क्वेश्चंस को लिखना शुरू कर देते हो। लाइक आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, सेकंड क्वेश्चन लिखा, थर्ड क्वेश्चन लिखा और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ लिखा। क्वेश्चन को बड़ा घुमा फिरा के डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं लिखना, ईजी लिखना है ताकि बच्चों को समझ आ जाए। पेपर में क्वेश्चन सेट हो गए, क्वेश्चन सेट होने के बाद आप क्या करते हो, उसको ग्रेडिंग रूब्रिक देते हो या नंबर्स देते हो कि क्वेश्चन 5 नंबर का है, सेकंड क्वेश्चन 2 नंबर का है, फोर्थ क्वेश्चन 10 नंबर का है, इस तरह से हम उसको नंबरिंग देते हैं। देन हम क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं उस पेपर को, क्या वो टेस्ट हम यूनिट टेस्टिंग पहले टेस्टिंग करते हैं उस यूनिट टेस्ट की कि क्या उसमें सारे क्वेश्चन सही हैं, क्या सबको एक्यूरेटली सब कुछ समझ आ रहा है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था वो पास हो गया, कुछ गलत तो नहीं होगी, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं होगी, नंबर सही से दिए, ठीक है। जब वो हो जाता है फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट कराते हैं और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आफ्टर दैट बच्चा क्या करता है, उस पेपर को परफॉर्म करता है, और आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द बच्चा हम उस पेपर को चेकआउट करते हैं, इवेलुएट करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, और हमें पता लगता है कि उसको कितनी क्या चीज़ें आती थी और उसके कितने मार्क्स आए हैं और वो कैसा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, अब है वेटेज ऑफ अ यूनिट टेस्ट। तो वैसे तो वेटेज हर जगह अपने अपने ढंग से डिफाइंड होती है, बट हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑफ बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं और हम उन बेसिस पे बच्चों को वेटेज देते हैं, ठीक है। वेटेज इन द सेंस कि कोई क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो कितने आने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से, या कितने मार्क्स के होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, जहाँ पे आप मल्टीपली
एक क्वेश्चन होता है और उसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है, वो आप बच्चे को असेस कर सकते हो। तो इसकी वेटेज आप 20 to 30% रख सकते हो। नेक्स्ट इज अ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जिसका 1 लाइन या 2 लाइन में आंसर होता है, शॉर्ट डायरेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ कोडिंग एक्सरसाइज। ऐसा हो सकता है कि आप बच्चे को कोडिंग प्रोग्रामिंग स्किल्स उसकी चेक करना चाहते हो ताकि वो अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सके, तो इसकी भी आप वेटेज 20 to 30% दे सकते हो। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, कि ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन दिए जिसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, जिसमें आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हो टूवर्ड द स्पेसिफिक टॉपिक, और इसकी वेटेज आप सपोज कर लो 10 to 20% दे दी। दूसरा आप ऐसे टाइप क्वेश्चन दे सकते हो, एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें काफी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, आप उस तरह का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन दे सकते हो जिसमें लॉन्गली, जैसे आपको डिफाइन करके आना है, सपोज जैसे आपको लिख दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को एक्सप्लेन करो, तो ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसकी वेटेज आप 10 to 20% दे सकते हो। तो ऐसे ही करके आप मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन डाल सकते हो, और अगर आप लिखना चाहो, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स ऐड ऑन कर सकते हो इसमें। तो इस तरह के बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपने क्वेश्चन पेपर अपने देखे ही होंगे, तो उसी तरह से ये होता है उसका वेटेज। देन थिंग नेक्स्ट थिंग इज अ डिजाइनिंग ऑफ अ यूनिट टेस्ट या फिर ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बेसिकली क्या होता है, एक प्लान होता है या फिर एक आउटलाइन होती है जो आपको डिटेल प्रोवाइड कराती है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराती है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और टास्क, ठीक है। अगर हम एजुकेशन में इस ब्लूप्रिंट की बात करें तो ब्लूप्रिंट एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे की एलिमेंट होते हैं करिकुलम के, कोर्स के, असेसमेंट के। ब्लूप्रिंट क्या करता है, आपको इन्फॉर्म करता है कि ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये आपका कोर्स कंटेंट है, ये आपका असेसमेंट मेथड है, ये ग्रेडिंग क्राइटेरिया है, और ये उसकी डिटेल है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब आप 9th 10th 12th में हो गया, आप बोलते होगे हमें ब्लूप्रिंट चाहिए पेपर्स का। ब्लूप्रिंट इन द सेंस कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, या किस तरह के उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्ट बेस्ड आ रहे हैं, लॉन्ग बेस्ड आ रहे हैं, या फिलिंग द ब्लैंक्स आ रहे हैं, एमसीक्यू आ रहे हैं, अगर आ रहा है तो कौन सा कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो ब्लू प्रिंट ऑफ यूनिट टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कोर्स यूनिट चैप्टर नेम लिखा होगा, ठीक है, कोर्स यूनिट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहे हैं ये लिखा होगा, किस टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ये लिखा होगा, डिफिकल्टी लेवल की इजी में आएंगे, मॉडरेट में आएंगे, डिफिकल्ट बेसिस पे आएंगे, ठीक है। फिर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की होगी कि एमसीक्यू इसमें से 2 नंबर का आ रहा है, इस चैप्टर में से 5 नंबर का आ रहा है, इस तरह से। और लास्ट में टाइम अलॉटमेंट, ये तो चलो नहीं लिखी होती बट कई जगह लिखी होती है कि कितने टाइम में बच्चे को ये आपने कंप्लीट कराना है, या बच्चा कितने टाइम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। रेफरेंसेस मटेरियल दिए गए होंगे कि भाई इस टेक्स्ट से या इस टेक्स्ट बुक की हेल्प से आप टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेके आने हैं, या फिर ये स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट आपको अलो है, ठीक है। स्कोरिंग स्कीम लिखी होगी, ग्रेडिंग क्राइटेरिया लिखा होगा कि इतने नंबर वाले बच्चे को ए ग्रेड देना है, बी ग्रेड देना है, सी ग्रेड देना है, इसी तरह से चीज़ें होती हैं ब्लूप्रिंट में। अब है कि आपको प्रिपेयर करना था एक क्वेश्चन पेपर एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपने क्या किया, एक एग्जाम्पल दिया, 6th क्लास का कंप्यूटर का पेपर प्रिपेयर कर दिया। तो सबसे पहले आपने देखे जितने भी पेपर, तो उस पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है, दूसरा उस पर टाइम भी लिखा होता है कि भाई 2 घंटे का पेपर है, तीसरा उसमें मार्क्स भी लिखा होता है भाई 50 नंबर का पेपर है, ठीक है। दूसरी चीज उसमें लिखी होती है ग्रेडिंग क्राइटेरिया। हम लिखते हैं कि जैसे मान ले सेक्शन ए है हमारा, उसमें जो जितने भी क्वेश्चन है वो 1 मार्क के हैं, सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स के हैं, और सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। और ये भी आपने क्लास और क्लास लिखी होती है वहाँ पे हमेशा, ठीक है, वो भी आप लिख लेना। अब तो सिर्फ सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे लिखा होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आगे लिखा होता है कि भाई 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी गई होती है, जैसे यहाँ पे मैंने दी है, आंसर ऑल द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर शीट, ठीक है। आंसर पे शीट पे सिर्फ करेक्ट ऑप्शन लिखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए, कोई एक ही सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे किए है, तो ये नहीं सोचना कि ऊपर 10 मार्क्स लिखे हैं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसी तरह फिर दूसरी सेक्शन स्टार्ट होती है जहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, मान लो वो 20 नंबर की सेक्शन है, तो आगे आपने लिखा 20, फिर आपने लिखा आंसर एनी 8 क्वेश्चन, राइट द आंसर इन द आंसर शीट। मान लो अगर वहाँ पे आपने 10 क्वेश्चन फॉर्म किए हैं और आप चाहते हो बच्चा सिर्फ 8 अटेम्प्ट करे, तो आपने लिखा कि भाई 10 में से सिर्फ 8 ही अटेम्प्ट करके आओ और आप आंसर शीट पे इनका आंसर लिख दो। वो 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपने लिखे, जैसे डिफाइन करो रैम क्या है, 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लिख दो, नेम लिख दो उनके, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करें, सिर्फ नेम लिखना है, छोटा छोटा लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन सी स्टार्ट हो गई, जैसे वहाँ पे आपने लिखा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपने लिखा कि 20 नंबर की
सेक्शन है, आपने लिखा आंसर एनी 2 क्वेश्चन, मान लो उसमें 3 क्वेश्चन हो और आप चाहते हो बच्चे उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट कर ले, ठीक है? तो आपने लिखा 2 अटेम्प्ट कर लो और आंसर शीट में आंसर लिख दो। जैसे आपने लिखा एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करके आना है, तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेविंग द फाइल, अब प्रोसेस फाइल को कैसे सेव करना है, तो इसका भी एक लंबा चौड़ा 5-10 स्टेप्स होंगे, तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो इसी तरह हम एक पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो बचपन में अभी कभी आप टीचर खेलते होंगे ना, तो वहाँ पे आपने पेपर डाल के दिए होंगे, यहाँ आपको अभी तक आगे पता लग गया होगा कि स्कूल्स में पेपर कैसे आते थे। तो ये बहुत इजी यूनिट है, कुछ वो पैसा नहीं है, तो आप इजीली कर पाओगे। सो इसी के साथ हमारा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस खत्म हो गया। टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस 302 बीएड सेमेस्टर 3 का यूनिट नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, 4th यूनिट मैंने अपलोड कर दिया है। सो बाय बाय एवरीवन, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।